नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम मेरे भाई देखेंगे हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पे जो टेस्ट नंबर 1 लाइव हुआ था इस संडे को, उसका सॉल्यूशन। अगर आप लोग इस बात से अनजान हैं, इस बात के बारे में पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा विद्याग्राम एप्लीकेशन आया है, उस एप्लीकेशन पे डेली सैटरडे संडे को हम सीजीएल और जीडी को लेकर के ऑल इंडिया लाइव मॉक कराते हैं। जो मॉक मेरे भाई होता है वो काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इतना समझ लो कि अभी जितने भी मॉक्स आपको इधर उधर के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहे हैं, हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा मॉक सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और द बेस्ट है। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप विद्याग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और मॉक यहीं से लगाइए। मॉक के सॉल्यूशन का, मेरे भाई मॉक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बेस्ट अप्रोच तो आपको पता ही है कि कौन देता है, हम देते हैं। तो सॉल्यूशन भी आपको द बेस्ट यहीं पे मिलेगा और मॉक भी द बेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं हम नंबर 1 मॉक के मेरे भाई क्वेश्चन का द बेस्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें, कहां नजर डालेंगे? क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। तो बोला जा रहा है कि किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपए हो जाता है, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या है? यानी कि हमसे एमपी पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि दुनिया का सारा एमपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। मेरे भाई एमपी कितने का होता है? अपने आप में 100% होता है। बहुत बढ़िया। अगर हम यहां 15% की छूट दे दिए तो 100 में से 15 घटाइएगा तो 85%, और इसी 85% का नाम कितना है जी? 119 रुपया है। हमसे 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर हम दोनों ओर 17 से डिवाइड कर दें तो यहां पे आएगा 5% और यहां पे आएगा 17 साथ ही 119 होता है तो 7। अब जैसे ही यहां पे 7 आ गया, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं यही बोलूंगा 7 का मल्टीपल देखिए ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन सी है जो 7 का मल्टीपल है। बस टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको और ज्यादा बेसिक से देखना है तो हमें निकालना है एमपी, जो कि अपने आप में 100% होता है। तो जब मेरे भाई 5% का दाम है 7, तो 100% का दाम कितना होगा जी? ये 20 गुना है 5 का, ठीक है ना। तो इधर भी आपको 20 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इधर 20 गुना कर देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 140 रुपया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होने वाली है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाती है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किस स्टूडेंट ने प्राप्त की है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोचना। मेरे भाई टोटल अंक 100 है, ठीक है ना, और 79% अंक कौन प्राप्त करेगा? यानी कि 79% का मतलब है कि 79 नंबर 100 में आपका एवरेज आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम, मेरे दोस्त, अगर हम उस स्टूडेंट का पांचों सब्जेक्ट का टोटल सम देखें कि उसके अंकों का सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 79 गुने 5। बस यहीं से हम जान गए कि जो भी होगा ना, जो भी वो स्टूडेंट जो होगा जिसने 79% एग्जाम में प्राप्त किया है, उसके मेरे भाई टोटल प्राप्तांक के यूनिट डिजिट पे 9 5 45 यानी कि 5 आएगा। अब हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। बस हमारे पास है सुमित का अगर हम टोटल अंक जोड़े तो 8 8 16 2 18 18 और 8 26। सुमित के यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आ रहा है, सुमित हम काट देंगे। मोहित को उठा लिए, 3 4 7 7 14 और 14 5 19। हमें यूनिट डिजिट पे 5 लाना है, मोहित को भी हम काट के हटा दिए। रोहित है भैया, अब 9 6 15 15 8 23 और 23 4 27। इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? इसके यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, इसको भी हमने काट के हटा दिया। बच्चे हमारे पास कौन? सिर्फ हमारे पास बच्चे हैं तरुण भैया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तरुण को चेक कीजिए तो देखिए, चलो तरुण को हम चेक कर ले रहे हैं। 5 5 10 5 15, यानी कि यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है? 15, यानी कि 5 आ रहा है। दैट्स वाई हमारे तरुण भैया जो होंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी
अगर 37 सेंटीमीटर है, यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रेखा के स्पर्श बिंदु एम और क्यू है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेखाखंड एम क्यू की लंबाई, ठीक है ना, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एम क्यू। देखो आप खुद से सोचो कि मेरे भाई जब हम यहां का क्या निकालेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, अगर हम मेरे दोस्त डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालेंगे यानी कि डीसीटी, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं, अगर हम यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 और R2 क्या होता है, रेडियस होता है, और D मेरे भाई दोनों के केंद्र के बीच की दूरी होती है। देखो अब यहां पे 37 देखते हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि 37 के साथ ट्रिपलेट कौन सा बनाता है, कौन से ऐसे नंबर हैं जो 37 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आप लोग ट्रिगो में ये पढ़ चुके हैं कि 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है। अगर आप यहां पे ऑप्शन पे नजर डालिएगा तो 37 के साथ कौन से ट्रिपलेट नंबर्स बनाते हैं, 12 और 35। तो 35 आप यहां से बता सकते हैं कि 35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी स्क्वायर यानी कि 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि 22 में से अगर हम 10 घटा दें तो 12 का स्क्वायर। अब आप सोचो ना, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है, तो अगर 37 के स्क्वायर में से मेरे भाई 12 का स्क्वायर घटाओगे तो रूट के बाहर क्या आएगा, 35। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को चाहें और आपके पास थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा ट्रिपलेट की जानकारी हो तो आप यहीं पे 37 देख करके 35 को टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2x प्लस 2x प्लस 2/9x बराबर 4 है, यहां पे नहीं, यहां पे पढ़िए। तो हमने 27x क्यू प्लस 1 बटे में 27x क्यू, यानी कि दोस्त x क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्म वाला हमें मान निकालना है। यह हम जानते हैं कि यह किसके बराबर में होता है, nq माइनस 3n के बराबर में होता है जब x प्लस 1/x n हो तो। और दिए गए ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो nq माइनस 3n के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे n बराबर 6 रख दूं तो nq माइनस 3n मेरा 198 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं ये लगा दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि nq माइनस 3n का सिर्फ ऑप्शन बी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर से लेकिन अगर हम बेसिक से बताएं, ठीक है ना दोस्त, तो अगर हम बेसिक से जाएं तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2x, ठीक है, प्लस 2/9x कितना है जी, 2x प्लस 2/9x 4 है। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, 27x क्यू प्लस 1 बटे में 27x क्यू, यानी कि कहीं ना कहीं 3 वाला फॉर्म लाना है। अरे भैया अगर हम यहाँ पे 3 ला दें और नीचे भी 3 ला दें तभी तो उसका क्यूब करेंगे तो 27x क्यू प्लस 1 बटे में 27x क्यू होगा ना। तो 3 कैसे आ सकता है, 3 तभी आप ला सकते हैं जब इस, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में मेरे भाई आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 से। जब आप इधर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखो ये 2 इस 2 को काटेगा, बचेगा यहाँ पे 3x, ठीक है, प्लस ये 2 इस 2 को काटेगा और ये 3 इस 9 को काट के 3 बना देगा, यानी कि 1/3x बराबर ये 2 4 को काटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6। हमें मान निकालना है 27x क्यू प्लस 1 बटे में 27x क्यू। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हम पहुंचेंगे 27x क्यू प्लस 1 बटे में 27x क्यू के पास, और इधर हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 गुने 6। 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से अगर आप 18 घटाओगे तो ये आएगा 198, जो कि है ऑप्शन बी। लेकिन एग्जाम में आपको ये सब ड्रामा नहीं करना होता है, या फिर अगर जब आप मॉक दे रहे हैं तो ये सब ड्रामा नहीं करना होता है। बस आप इतना देख लो कि nq माइनस 3n का फॉर्म कहां बन रहा है और वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि 63 पुरुष एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 51 महिलाएं उसी काम को 84 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 36 पुरुष और 47 महिलाएं मिलकर काम करें तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर मेरे भाई 63 पुरुष एक काम को 34 दिनों में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा, 63 मैन की इफिशियंसी गुने हम 34 कर देंगे, और यही चीज बराबर हो जाएगा किसके, मेरे भाई 51 महिलाएं 84 दिन में, यानी कि 51
वुमेन गुने 84। यहां से हम टोटल टाइम को, ठीक है ना, सॉरी टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि बराबर कर रहे हैं। जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम 21 से काटें तो मेरे भाई 21 तिया 63 होता है और 21 चौके 84 होता है। बढ़िया। अगर हम दोस्त, ठीक है ना, अगर हम यहां से, या फिर आप सोचो ना 17 से काट दें तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ठीक है। अब ये 3 इस 3 को काटेगा और ये 2 इस 2 को काटेगा, यानी यहां से अगर हम मैन और वुमेन का इफिशियंसी देखें, मैन और वुमेन का मेरे भाई इफिशियंसी देखें तो ये कितना आएगा, 2/1। ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि 36 पुरुष और 47 महिलाएं मिलकर कितने दिन में ये काम खत्म करेंगी, तो हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए। अब आप टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां पे मैन का इफिशियंसी 2 रख करके निकाल सकते हैं, या फिर यहां पे वुमेन का इफिशियंसी 1 रख करके निकाल सकते हैं। मैं तो भैया वुमेन पे जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से वुमेन का इफिशियंसी निकालने में मुझे इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मैं टोटल वर्क अगर देखें तो कितना होगा, 51 गुने 1, 51 गुने 84। अब देखो ये टोटल वर्क आ गया। हमें यही काम किससे कराना है, 36 पुरुष और 47 महिलाएं से। किससे? 36 पुरुष और 47 महिलाओं से। तो 36 पुरुष अपना 2 का इफिशियंसी लेकर के आएंगे, यानी कि 36 दूनी 72 इफिशियंसी से, और 47 महिलाएं 1 की इफिशियंसी से 47 यूनिट काम करेगी। अगर हम 72 और 47 को जोड़ दें तो 7 दूनी 9 और 7 4 11, यानी कि मेरे भाई ये होगा 119। 119। अब इसको हमें काटना है। अगर हम काटे तो 17 तिया 51, 17 साते कितना होगा 119, और 7 काटेगा 84 को 12 बार में, यानी कि 12 तिया 36 दिन में ये काम जो होगा ना वो पूरी तरीके से टाए टाए फिक्स हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में मेरे दोस्त जरूर बताइएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक ये क्वेश्चन है कि राम से 1.7 किलोमीटर दूरी पर किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, वाह, और वहीं वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की चाल कितने मीटर पर सेकंड है। राम मुझे लग रहा है कि ईरान में गए हैं और वहां पे गोलीबाजी अभी हो रही है। वहां पे 1.7 किलोमीटर वो दूर है जहां से गोली चलाई जा रही है, और मेरे दोस्त राम के कान में ध्वनि 25 सेकंड बाद पहुंच रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि का चाल कितना होगा। यहां से मेरे दोस्त 1.7 देखते ही मेरे दिमाग में यह बात क्लिक कर जाएगा कि जो भी ध्वनि की चाल होगी वो 1.7 यानी कि 17 का एक मल्टीपल होगा, और 17 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है। ये तरीके होते हैं जिससे आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक से जानना है तो मेरे दोस्त स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक है। अब यहां पे स्पीड हमें मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो 1.7 किलोमीटर को भी हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में 1700 मीटर हो जाएगा। और टाइम अगर हम देखें तो मेरे भाई ये 25 सेकेंड है, ठीक है ना, 25 सेकेंड है। अब दुनिया के किसी भी नंबर को अगर आप 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे मैं यहां पे 1700 को 25 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1700 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6800 होगा, और क्या करूंगा 2 अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, यानी कि सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर होगा 68 मीटर पर सेकेंड, जो कि है ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो इसको हम करते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए के 1/4 हिस्से का निवेश किया। ठीक है, 1/4 हिस्सा सिर्फ निवेश किया जा रहा है 25,000 का। तो अगर हम 25,000 का मेरे भाई, अगर हम 25,000 का, ठीक है ना, 1/4 निकालें तो वो कितना होगा, 4 छिक्का 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 625 यानी कि 6250। 6250 को वो किसी और दर पे निवेश कर रहा है, और बचा हुआ राशि यानी कि अगर हम 25,000 में से 6250 घटा दें तो 25 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना होगा 19, और 18,750 यहां पे बचेगा। ठीक है, और 18,750 को मेरे भाई किसी और दर पे निवेश कर रहा है, यानी कि 6250 को जिस दर पे निवेश कर रहा है उस दर से मेरे भाई 4% एक्स्ट्रा पे 18,750 को निवेश किया जा रहा है। बढ़िया।
अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4125 रुपए है, तो वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर दूसरी राशि का निवेश किया गया था, जिस पर दूसरी राशि को निवेश किया गया था। ये पहला राशि है, ठीक है, और ये दूसरा राशि है। दूसरा राशि को हम 4% एक्स्ट्रा पे निवेश कर रहे हैं मेरे भाई। 4% 2 साल में मिल करके टोटल 8% का ब्याज देगा, ठीक है। कितने का ब्याज देगा? 8% का। अगर हम मान लो कि मेरे भाई अगर हम इसको 4% एक्स्ट्रा पे निवेश नहीं करते, तो ये 2 साल में जो 8% का एक्स्ट्रा ब्याज ला रहा है वो 8% का एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लाता। यानी अगर हम 18,750 का 8% निकालें, अगर हम 18,750 का 8% निकालें तो 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/25, ठीक है ना। अगर हम इसको काटें तो ये 25 18,750 को कितने बार में काटेगा? 25 7 होता है 175, 25 5 125 750, यानी कि 1500 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं मिलता। कब? जब आप दूसरे राशि को 4% एक्स्ट्रा पे निवेश नहीं करते, तब समझिए इस बात को। तो दोस्त ब्याज कितने को मिलता है आपका? ब्याज मिलता है आपका सिर्फ 4125 माइनस 1500। 4125 में से अगर आप 1500 घटाइएगा तो 4100 में से 15 घटाइए, 41 में से 15 घटाइएगा तो 26 बचेगा, और ये 25 एक्स्ट्रा आपको, यानी कि 2625 रुपए का ही ब्याज मिलता। अब आप खुद से देख लीजिए कि अगर मेरे दोस्त 2625 जो है ना वो 25,000 का कितना परसेंट है? 2625 25,000 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 दहिया 125 होता है, और 25 से अगर ये काटिएगा तो 25 से कहीं 25 1 2 जीरो, 25 5 125, यानी कि टोटल आपको ब्याज मिलेगा 10.5% का। कितने साल में मेरे भाई? ये ब्याज आपको मिल रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 10.5 का आधा, यानी कि 5.25%। लेकिन आपको 5.25% टिक नहीं करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि वह दर क्या है जिस पर दूसरी राशि का निवेश किया गया है। मेरे भाई दूसरी राशि को इससे 4% एक्स्ट्रा पे निवेश किया गया है, तो इसमें आपको 4% और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 4 9.25%। 9.25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वीडियो कैसी लग रही है एक बार बताइए आप लोग महाराज, इस पे तब तक हम चलते हैं। देखो tan थीटा 8/15 है, हमसे मान पूछा जा रहा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का। अभी मैं ट्रिगो एयर पब्लिकेशन के चैनल पे लाइव आकर के पढ़ा रहा हूं, अगर वो सेशन आप मेरे दोस्त अटेंड करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर दीजिएगा। जैसे यहां पे tan थीटा हम जानते हैं कि कितना होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, ठीक है, और हम जानते हैं कि 8 और 15 के साथ 17 मिलकर के एक ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। तो दोस्त अगर हम यहां से देखें तो परपेंडिकुलर 8 बेस 15, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 17 होगा। अब देखो हमें मान किसका निकालना है जी? 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 माइनस 8 बटे में 17, और दूसरी ओर देखें तो 1 प्लस 8 बटे में 17। दोनों ओर मैं रूट लगा दे रहा हूं, दोनों ओर मेरे भाई मैं रूट लगा दे रहा हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 17 इकाई 17 में से 8 गया, रूट के अंदर 9, और 17 इकाई 17 8 25। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे वाला 17 है वो कहां गया? अरे भैया नीचे वाला 17 यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो 17 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा एक दूसरे से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/5, और 3/5 है ऑप्शन सी। मोक का लेवल बहुत ही बढ़िया है। ऐसे मोक अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम हॉल में जाकर के एक्स्ट्रा बर्डन आपके दिमाग को फील नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमसे पूछा जा रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है ना। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है, ठीक है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंकों को दर्शाती है। कोष्टक में दी गई संख्या, बढ़िया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंट इज द सम ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट टू द सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स किस विषय में
कितना लाया जा रहा है किसी स्टूडेंट द्वारा। जैसे अगर हम देखें तो मैथ टोटल कितने नंबर का है जी, 150 नंबर का है, ठीक है ना। मैथ पे अगर हम नजर डालें तो मेरे भाई मैथ मैथ कितने क्या पूछा जा रहा है, मैथ है यहां पे 150 नंबर का, ठीक है, 150 नंबर का। और इसमें अगर हम अधिकतम देखें तो मीठी ला रही है 100 नंबर। तो 100 150 का कितना परसेंट है मेरे भाई, 100 150% का या 150 का कितना परसेंट है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यानी जब हम इसको काटेंगे तो 100 दहिया 1000 या फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 200/3। और 200/3 को हम लिख सकते हैं 66:2/3%। मैथ में मैक्सिमम आ रहा है, मैथ में कोई इंसान 66.2/3% मैक्सिमम ला रहा है, बढ़िया। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री टोटल है 130 नंबर का, केमिस्ट्री टोटल है मेरे भाई 130 नंबर का। और इसमें अगर हम मैक्सिमम देखें तो 130 में मैक्सिमम कौन से स्टूडेंट ला रही है, मीठी ही ला रही है, 80 नंबर ला रही है ये। तो मेरे दोस्त अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, अगर हम इसको सॉल्व कर दे दोस्त तो 1 0 से 1 0, 8/13 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, ये 13 7 91, 13 8 104, यानी कि अप्रोक्स में 56% या 57% के आसपास जाएगा, ठीक है। मैं 56% लिख दे रहा हूं। अब अगर हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में टोटल मार्क्स है 120, ठीक है ना। और मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखें तो 90 नंबर आ रहा है गोलू के द्वारा। तो 90/120 यानी कि दोस्त 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 75% गोलू ला रहा है। कौन ला रहा है, गोलू फिजिक्स में ला रहा है। अभी तक हम 3 का निकाल दिए। अगर हम इसका देखें तो जियोग्राफी 100 नंबर का है, और इसमें अगर हम देखें तो 95% नंबर लाया जा रहा है। 95% नंबर किसके द्वारा लाया जा रहा है, माही के द्वारा। यानी दोस्त जियोग्राफी में हम देख सकते हैं कि 95% मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है, ठीक है। 95% अगर मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है तो यहीं पे आपको रुक जाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखें तो सारे ऑप्शन ये क्या है, 95 से कम है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ ऑप्शन सी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। बस चलते हैं हम आगे। देखो, निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा में केंद्रों PQR में कुल उम्मीदवार और उपस्थित उम्मीदवार की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, उपस्थित, ठीक है ना, उम्मीदवार को दर्शाता है, उपस्थित उम्मीदवार को दर्शाता है। तो किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। देखो, अगर हम 2016 में देखें, ठीक है ना मेरे भाई, अगर हम 2016 में देखें तो टोटल कितना था, टोटल अगर हम देखें तो 45 लोग थे, और अपीयर्ड 42 लोग ही हो रहे हैं, यानी कि 8 लोग यहाँ पे अनुपस्थित हो रहे हैं। यहाँ पे कितने, 11 लोग, और यहाँ पे मेरे भाई 5 लोग, यानी कि 2016 में टोटल 11 5 16 और 8 24 लोग क्या हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। यहां पे अगर हम देखें 2017 में तो 5 यहां पे अनुपस्थित हो गए, यहां पे कितने 20 अनुपस्थित हो गए, और यहां पे फिर से 5 अनुपस्थित हो गए, यानी कि 20 5 30 और 5 35 2017 में अनुपस्थित हो रहे हैं। अब 2018 में 4 यहां पे अनुपस्थित हुए मेरे भाई, 20 यहां पे अनुपस्थित हुए, और 10 यहां पे अनुपस्थित हुए, यानी कि 20 10 30 4 34 2018 में क्या हो रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं। आगे देखते हैं, 2019 में मेरे भाई 11 लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, यहां पे 12 लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, और यहां पे फिर से 12 लोग अनुपस्थित हो रहे हैं। टोटल अगर हम देखें तो 12 12 24 और 11 35 लोग 2019 में अनुपस्थित हो रहे हैं। 2020 में 11 यहां पे, 14 यहां पे, और 5 यहां पे, 14 5 19 और 11 30 लोग यहां पे अनुपस्थित हो रहे हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी, दूसरी सबसे अधिक हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्त सबसे अधिक अगर हम देखें तो 35 है 2017 में और 2019 में। दूसरा सबसे अधिक हम देखें तो 2018 में सिर्फ 34 लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2018, 2018 ऑप्शन बी। पता आपको यह करना था कि किस वर्ष सबसे ज्यादा लोग अनुपस्थित हुए हैं, ठीक है ना, वो हमें दूसरा वर्ष का निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए वो वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी
त्रिज्या की समान भुजा पर दो समानांतर जीवाएं हैं, ठीक है ना। ओपी एबी के लंबवत है और ओक्यू सीडी के लंबवत है। एबी बराबर 10 सेंटीमीटर, सीडी 24 सेंटीमीटर और पीक्यू 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का हमसे व्यास पूछा जा रहा है। देखो यहां पे पहले आप एक बना लीजिए वृत्त। मेरे भाई अगर आप यहां पे वृत्त बना लिए, ठीक है ना, ये वृत्त हो गया आपका। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इसको, ये वृत्त हो गया, बढ़िया। अब क्वेश्चन पे नजर डालिए कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ए बी एंड सी डी बी द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, ठीक है, सेम ही साइड में दोनों कॉर्ड्स है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी अगर 10 है तो सी डी 24 है। आपको यहां से एक चीज समझना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई, आपको यहां से एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो जो कॉर्ड का लेंथ होता है वो घटते जाता है। यानी कि अगर ए बी 10 है और सी डी 24 है तो मेरे भाई इसमें छोटा कौन सा है, 10। इसका मतलब है कि केंद्र अगर यहां पे है ओ, तो सी डी के कंपेयर में केंद्र से ए बी ज्यादा दूरी पे होगा। यानी कि हम यहां पे दिखा देंगे ए बी, ठीक है ना। कितना लेंथ है जी इसका टोटल, इसका 10 है और सी डी कहीं ना कहीं केंद्र से इसके अपेक्षा में ज्यादा करीब होगा। इसका लेंथ है 24। अब देखो बोला जा रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी इज परपेंडिकुलर, ओपी ये जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। और आगे अगर हम देखें तो ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये ओक्यू सी डी पे परपेंडिकुलर है, बढ़िया। ए बी बराबर अगर 10 है, अगर मेरे दोस्त ए बी 10 है और हम जानते हैं कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर हम क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो वो कॉर्ड को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा ए बी कितना है, 10 है, तो ये भी 5 होगा और ये 5 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। आगे अगर हम देखें तो सी डी 24 है तो ये 12 होगा और ये 12 होगा। 12 देखकर ही आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 13 दूनी 26 होगा, क्योंकि आपसे व्यास पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप बेसिक से ही सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर हम यहां पे मेरे भाई आर कर दें इसको, क्योंकि ये रेडियस होगा, और यहां पे भी ये आर कर दें, ठीक है। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, पीक्यू जो है ना आपका, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ पीक्यू जो है ये 7 है। तो इसको आपको ओक्यू को एक्स मानना पड़ेगा। ओक्यू को मेरे भाई एक्स मानना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्यास, और व्यास के लिए चाहिए कि हमारे पास रेडियस हो। अगर हम यहां से 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करें तो ये रेडियस के बराबर में आएगा, यानी कि आर के स्क्वायर के बराबर में आएगा। और यहीं पे अगर हम देखें तो ये रेडियस का स्क्वायर 7 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, मेरे भाई 7 प्लस एक्स के होल स्क्वायर प्लस में 5 के होल स्क्वायर के बराबर में होगा। यानी कि दोनों ये आर स्क्वायर के बराबर में है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 12 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर में होगा, वो बराबर में होगा 7 प्लस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के। ये बेसिक से है, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। एग्जाम में आपको पता है ट्रिपलेट 12 5 13 का, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, रेडियस, तो 13 डायमीटर, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये तो 12 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 12 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर हम इसको खोले तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 14x प्लस 25, ठीक है। अब देखो मेरे भाई एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 49 12 स्क्वायर प्लस 12 का ये स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। यहां पे हम 144 भी लिख सकते हैं, यहां पे दोस्त हम 144 भी लिख सकते हैं। यानी कि 49 और 25 कितना होता है, 74। 74 को अगर हम 144 में से घटा दें तो कितना आएगा, 74 को अगर हम 144 में से घटा दें तो 64 आएगा, ठीक है ना, 64 आएगा। तो x निकल करके आएगा आपका कितना, 8। x मेरे भाई 8 आ गया। x आपका अगर फिर से हम इसको देखेंगे, 144 49 और 25 74, 26 इधर और 44 इधर, 26 और 44 81 होता है, माफ कीजिएगा। एक्स स्क्वायर आपका 81 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर 81 आ गया तो एक्स आपका 9 आएगा। मेरे भाई अगर हम यहां पे देखें, ठीक है ना, एक्स आपका 9 आएगा। अगर हम यहां पे 3 4 5 के ट्रिपलेट बन रहा है, कहीं तो हम लोग गलती कर रहे हैं। एक्स आपका 9 आएगा,
कहीं तो हम लोग गलती कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा और एक्स को देखूंगा। 144 और 25 और 49 74। अगर हम 144 में से 74 घटा लें तो दोस्त 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 7 गया 7। अच्छा हाँ, तो यानी कि यहाँ पे 14x 70 आएगा। 14x कितना आएगा 70, तो x आपका निकल करके आ जाएगा 5। अब जैसे x 5 निकल करके आ जाएगा तो 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि रेडियस 13 आ गया, तो डायमीटर कितना होगा 13 का डबल 26। हालांकि इतना ड्रामा नहीं करना होता है, ये मैं बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 रन था। यानी कि अगर 10 पारी में हम देखें तो इसका स्कोर 52 रन है, और मेरे भाई 12 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़ करके 54 रन हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्त, 54 रन हो जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यदि बल्लेबाज ने 12वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे भाई अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखो 12वीं पारी में ये एवरेज है, क्या है ये एवरेज है। देखो 12वीं पारी में मेरे दोस्त 54 दूनी 108, ये जो 2 इनिंग एक्स्ट्रा है वो 108 तो लेकर के आ ही रहे हैं, और प्लस में सारे पारी में वो 2-2 एक्स्ट्रा रन लेकर के आ रहे हैं, यानी कि 20 रन एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, यानी कि दोनों पारी मिल करके टोटल 128 ला रहे हैं। ठीक है ना, कितना ला रहे हैं, दोनों पारी मिल करके टोटल 128 रन ला रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि 11वीं पारी में कितना स्कोर होगा। तो मेरे भाई 11वीं पारी में जो है ना वो 12वीं पारी से 16 क्या है, 11वीं पारी में 12वीं पारी से 16 कम है, तो हम क्या करेंगे कि 128 का आधा कर देंगे 64, और 16 कम है ना तो हम 16 का आधा 8 घटा देंगे। 64 में से अगर आप 8 घटाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56, जो कि है ऑप्शन बी। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। तो महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ऑप्शन से मेरे भाई, तो जो महेंद्र की आयु होगी वो वर्तमान में 6 का एक मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल नहीं ऑप्शन ए है और ना ही ऑप्शन डी है। हमारे पास बच्चा सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब थोड़ा और नजर दौड़ाइए। 15 वर्ष पहले जो भी महेंद्र का आयु होगा वो एक 9 का मल्टीपल होगा। अगर आप 54 में से 15 घटाओगे मेरे भाई, 54 में से 15 घटाओगे तो ये आएगा 39, और ये 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। बचा सिर्फ ऑप्शन बी। अगर आप 60 में से 15 घटा रहे हो ना तो क्या आएगा, 60 में से 15 घटाओगे तो 45 आएगा। 45 9 का मल्टीपल है। ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 6:7 9:11। ठीक है, ये क्या है 15 वर्ष पहले, तो आप यहाँ पे 15-15 लिख दो, दोनों ओर माइनस है तो आप सिर्फ 15-15 भी लिख सकते हो। ठीक है ना। आप यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो दोस्त 11 छक्के 66 और 9 7 63, 66 और 63 का पॉजिटिव डिफरेंस 3 यूनिट हुआ। ठीक है ना। और 15 गुने 9 और 15 गुने 11 का डिफरेंस लेना है, तो आप 9 और 11 का डिफरेंस लो 2। ठीक है, और 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पे 3 यूनिट का मान 30 आया। हमें निकालना है 6 यूनिट का मान, तो 6 दहिया 60 होगा। ये बेसिक रहा इसका। ए ने 5400 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बढ़िया। और मेरे भाई बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुए। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया था। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का हमसे अंतर पूछ रहा है। देखो, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ना दोस्त, जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना वो आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर में। ठीक है, हमें अगर यहां से इन्वेस्टमेंट निकाले मेरे भाई तो क्या होगा, प्रॉफिट बटे में टाइम होगा। क्या होगा, प्रॉफिट बटे में टाइम होगा। अगर हम यहां से ए, बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो देखें तो ये 1:4:5 है। ए 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है, ये हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, और बी मेरे दोस्त बोला गया है कि 4 महीने बाद, यानी कि टोटल 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो 4/8। 4/8 का मतलब होता है 1/2, ये 1/2 है। और सी जो है ना वो 6 महीने बाद, यानी टोटल ये 6 महीने के लिए ही निवेश कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 यूनिट होगा, ये 6 यूनिट होगा, और मेरे भाई ये 10 यूनिट होगा। अब 1 यूनिट का मान कितना है, 54,000 है।
कितना है दोस्त? 54,000 ए का शेयर। हमसे पूछा जा रहा है कि बी और सी के निवेश में अंतर क्या है। तो यहां से अगर हम अंतर देखें, यहां से अगर हम अंतर देखें तो कितने यूनिट का अंतर है जी? 4 यूनिट का। अगर मेरे दोस्त एक यूनिट का मान 54,000 है तो 4 यूनिट का मान 54,000 का 4 गुना, यानी कितना होगा? 54 चौके 216, 54 दूनी 160, 108 दूनी 216, बिल्कुल 216 पे 3 जीरो, जो कि है ऑप्शन बी। देखिए ये कितना रिलेवेंट मॉक है। ऐसा नहीं है कि आप पटाख से ऑप्शन एलिमिनेशन कर दोगे या फिर मल्टीपल लगा करके कोई आंसर जब पकड़ लोगे। आपको जाना ही पड़ेगा, इन सब सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। अब देखो, समान मोटाई वाले धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन जो है ना वो 748 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या मेरे भाई 9 सेंटीमीटर है। तो पाइप की मोटाई हमसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर हम यहां से आयतन निकालें तो पाई यानी कि 22/7, ठीक है ना, बाहर का त्रिज्या माइनस अंदर का त्रिज्या इस टू एच करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर हम एच करें तो ये 14 है, ठीक है, और ये बराबर में किसके होगा? 748 के। ये बराबर में होगा दोस्त 748 के। अगर हम यहां से काटें तो दोस्त 22 से अगर हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 22 तिया 66, 22 तिया मेरे भाई 66 और 22 चौके 88। 7 काटेगा इस 14 को 2 बार में और 2 काटेगा इसको 17 बार में, ठीक है। अगर हम देखें यहां पे तो बाहरी त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा जी? 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17। तो आर स्क्वायर 81 माइनस 17 64 आएगा। तो आर का पॉजिटिव मान कितना आएगा? 8। हमसे पूछा जा रहा है थिकनेस। थिकनेस क्या होगा? बाहरी रेडियस माइनस अंदर का रेडियस। बाहरी रेडियस अगर 9 है तो मेरे भाई उसमें से अंदर का रेडियस 8 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका थिकनेस निकल करके आएगा 1 सेंटीमीटर का। ऑप्शन सी। चलते हैं मेरे दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो दो कभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अब 1/3 कैसे आ सकता है? आपको कभी ये आपको देखकर ही लग रहा होगा कि नीचे वाला इसका 3 गुना है, नहीं, कैसे 3 गुना है? कभी 3 गुना नहीं होगा इसका, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। और हम इसमें देखें तो 2/3 और 3/2 मेरे भाई नीचे वाला जब बड़ा है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 27, यहाँ पे 45, साफ दिख रहा है कि नीचे वाला क्या है? नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, तो नीचे बड़ा आएगा ना, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बचा सिर्फ ऑप्शन बी 2/3 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप बेसिक से सॉल्व करो। 3√8 को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें का 2 अगर बाहर ले लें तो 6√2 लिख सकते हैं, बढ़िया। माइनस दोस्त 4×3, 4 का अगर मैं ले लू बाहर तो 2×2 कितना होगा? 2×2 4, और अंदर होगा कितना? 4√3, ठीक है ना। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4×5, 4 बाहर आकर के 2 बनेगा, 2√5 बटे में अगर मेरे भाई देखें तो 9×2, 9 का अगर हम बाहर लेंगे 3 तो 3 9√2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस अगर हम यहां पे देखें तो फिर से 3 बाहर लेंगे तो 3×2 6√3, प्लस में दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 3√5 मेरे भाई 3√5। अब देखो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे भाई ऊपर क्या बचेगा? 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5, और नीचे में मेरे दोस्त अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होने के चलते कट जाएगी, आएगा सिर्फ 2/3, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। ए बी सी का औसत 20 है, ए बी और सी का औसत मेरे भाई 20 है, ये एवरेज है, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें तो बी सी डी का औसत, बी सी और डी का औसत कितना है? 25 है। बी सी डी का औसत 25 है। अगर यहां पे दिया गया है कि डी, मेरे भाई अगर डी यहां पे दिया गया है कि 30 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मान कितना होगा। अब देखो, अगर हम ए को निकाल करके डी को डाल रहे हैं तो 5 से एवरेज हमारा बढ़ जा रहा है, एवरेज 5 से बढ़ रहा है। कब? जब हम ए को निकाल करके डी को डाल रहे हैं तब।
इसका मतलब कि डी ए से बड़ा होगा, ठीक है ना। और एवरेज अगर 5 से बढ़ रहा है और 3 लोगों पे बढ़ रहा है तो 5 तिया टोटल 15 हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर डी मेरे भाई, ठीक है ना, अगर डी दोस्त अगर हम यहां पे देखें तो डी अगर 30 है तो हमसे ए का मान पूछा जा रहा है। 30 में से हम क्या घटाएंगे कि 15 आएगा, तो ए हमें 15 लेना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। पहले हम समद्विबाहु एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा मैं बना ले रहा हूं ताकि आपको समझाने में अच्छा लगे। अगर हम इस समद्विबाहु त्रिभुज को देखें तो क्या बोला जा रहा है कि एडी जो है वो असमान भुजा की माध्यिका है। हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, एबीसी। मेरे पास हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। और जो हम इसमें अगर मान ले रहे हैं, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर है। और दिया गया है कि एडी जो है वो असमान भुजा की माध्यिका है, यानी कि बीसी क्या है, असमान भुजा है। तो एडी इसी पर क्या है, माध्यिका है। यानी अगर हम यहां से दोस्त यहां तक खींच दें, ठीक है ना, तो ये माध्यिका हो जाएगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका जो माध्यिका होता है ना, ये क्या होता है, ये माध्यिका ही आपका होता है मेरे भाई, क्या, अल्टीट्यूड होता है। इसके अलावा ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है ना। अब आगे दिया गया है कि बीसी को डी पर मिलती है, ये डी है। फिर क्या दिया गया है, फिर क्या दिया गया है दोस्त, इसी पेन का यूज करते हैं। डीपी का कोस द्विभाजक पीक्यू को एससी के क्यू पर मिलती है। यानी हमसे क्या बोला है कि बीसी डी, डीपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडीबी, ठीक है ना। डीपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडीपी एंड पीक्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। अगर हम यहां से देखें तो ये क्या है दोस्त, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। डीपी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि ये 45 और ये 45 क्योंकि टोटल 90 है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। यानी कि अगर हम यहां से PQ एक खींच दे मेरे भाई, एक PQ यहां से ले लें, तो ये जो PQ है ना वो BC के पैरेलल है। बढ़िया, ठीक है। मीट AC एट Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PDQ, P, D और Q। अगर हम इसको यहां से मिला दे मेरे भाई, तो PDQ का हमसे क्या पूछा रहा है, PDQ यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि PDQ यानी कि इस वाले एंगल का हमसे मान पूछा जा रहा है, ठीक है। बढ़िया है। अब देखो इस एंगल का मान बड़े आराम से हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है कुल मिलाकर के ये। अगर हम ये देखें तो ये अगर टोटल 90 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 45 और ये 45 होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होगा और साथ में मेरे भाई ये जो साइड है इस PQ के लिए भी ये क्या होगा, मीडियन होगा। यानी कि ये और ये आपस में बराबर है और दोस्त ये भी दोनों में है। यानी कि हम बोल सकते हैं SAS से ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना, अगर हम इसको O मानते हैं तो PDO और QDO क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मेरे भाई जब ये 45 तो ये 45 होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है ना मेरे भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो 45 से 45 से टोटल कितना होगा, 45 45 90। ऑप्शन बी। कितना बढ़िया ये क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये। अब देखो x4 + 1 बटे में x4 194 है, तो हमसे x - 2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। x - 2 का होल स्क्वायर कितना होगा जी, x स्क्वायर + 4 - 2ab यानी कि 4x। यानी कि हमें निकालना पड़ेगा x स्क्वायर + 4 - 4x। अब हम x स्क्वायर के पास कैसे पहुंच सकते हैं, जब हमारे पास x + 1/x हो। अगर x4 + 1 बटे में x4 मेरे भाई, x4 + 1 बटे में x4 अगर 194 है तो x स्क्वायर + 1 बटे में x स्क्वायर कितना होगा, 194 में 2 जोड़िए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए यानी कि 14। और उसी प्रकार x + 1/x कितना होगा, 14 में 2 जोड़िए 16 का स्क्वायर रूट 4। यानी कि x स्क्वायर + 1 बराबर कितना आएगा, 4x आया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर - 4x जो होगा ना, ये -1 के बराबर में होगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके बराबर है? -1। और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने, मेरे भाई 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, विजेता उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले और 1200 मतों से जीत गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या। अरे भैया, वैध मतों का अगर 60% मिल रहा है जो जीत रहा है, तो जो हारेगा उसको 40% मिलेगा। वैध मतों की बात हो रही है, यानी 20% का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 20% का डिफरेंस है आपका 1200। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें कि टोटल वैध मत कितना होगा, तो 20 पाँचे 100, तो 12 पाँचे 6000। ठीक है ना। अब इस 6000 में से 2000 वोट जो थे वो अवैध थे, तो आपको यहां पे 2000 और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपके पास 8000 वोट हुआ। ठीक है ना। ये 8000 वोट कब हुआ? जब 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाले, यानी कि 100% में से अगर हम 20% घटा दें तो ये टोटल के 80% का मान अगर 8000 हुआ, तो टोटल के 100% का मान कितना होगा? 10000। और 10000 कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन डी। 10000 ऑप्शन डी है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो, पी 10 दिनों में एक काम का 1/4 भाग कर सकता है, यानी अगर हम देखें तो अगर 10 दिन में 1/4 कर रहा है तो टोटल काम ये 40 दिन में करेगा। क्यू का अगर हम देखें मेरे भाई, तो क्यू 15 दिनों में कितना काम कर रहा है? 40%। तो 40% का 2/5 क्या होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि 2/5 भाग ये कर रहा है कितने दिनों में? 15 दिनों में। यानी मेरे भाई, अगर 2 यूनिट काम 15 दिनों में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम 7.5 दिन में, तो 5 यूनिट काम 7.5 गुने 5 37.5 दिनों में, 37.5 दिनों में करेगा। बढ़िया। आर 13 दिनों में 1/3 भाग काम कर रहा है, तो मेरे भाई टोटल काम आर कितने दिनों में करेगा? 13 तिया 39 दिनों में। और अगर हम एस का देखें तो एस 17 दिनों में 37.5% काम कर रहा है। 37.5% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 3/8, यानी कि 8 में से 3 यूनिट काम ये कितने दिनों में कर रहा है? 17 दिनों में। तो मेरे भाई टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 17 8 कितना होता है? 136/3। जब आप इसको काटिएगा तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 6 3 5 6 15, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा हमें नहीं पता है। हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है, यानी कि कौन सबसे कम इफिशियंट है। आपको पता होगा कि इफिशियंसी आपके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा वो सबसे कम इफिशियंट होगा। ठीक है ना, यानी इन सब में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा ले रहा है? एस। तो एस सबसे क्या होगा? कम इफिशियंट, ऑप्शन डी। किसी ट्रायंगल एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वो एबी बीसी और एसी भुजाओं को क्रमशः आर पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर ए क्यू 4.5 है, पीसी 5.5 है, बीआर 6 है, तो हमसे ट्रायंगल एबीसी का परिमाप पूछा जा रहा है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। कभी भी अगर आपसे परिमाप पूछा जाए, आप सबको ऐड कर दीजिए। 4.5 और 5.5 कितना होगा? 5 4 9 और 1 10, और 10 और 6 16। ठीक है ना, ये जो 16 होता है ये इसका अर्ध परिमाप आता है। हमसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो 16 गुने 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई 32, ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 75 और 80 है। ठीक है, लड़के, ठीक है ना, आप यहां पे देख सकते हैं यदि उस परीक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत 78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 75 और 80 का गैप कितना है? 5 का, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का जो भी अनुपात होगा उस अनुपात का सम या तो 5 का एक मल्टीपल होगा या 5 का फ्रैक्शन होगा। 3 2 5, यही 5 का एक क्या है? मल्टीपल या फ्रैक्शन। अगर आप मेरे दोस्त, ठीक है ना, बेसिक से जाना चाहते हैं तो यहां पे लिखिए बॉयज, यहां पे गर्ल्स। ये 75 और ये 80, टोटल कितने का है जी? 78 का है। जब आप इस पे एलिगेशन लगाओगे तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, यानी कि 2:3। एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? अरे मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तो तीसरी भुजा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? अब आप खुद से देखो दोस्त, 17 यूनिट अगर वो काम 34 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है ना, तो पूरा ऑर्डर यानी कि 27 यूनिट काम वो कितने दिनों में करेगा? 17 का 2 गुना 34 और 27 का 2 गुना 54 दिनों में, और 54 है ऑप्शन बी। और यहां पे होता है हमारे एप्लीकेशन के फर्स्ट मॉक का वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट। ये हमारा एयर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, वहां पे आपको क्लास नोट्स मेरे भाई मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि और हम आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना कि एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मेरा एसएससी 2026 को लेकर के फाउंडेशन बैच चल रहा है। लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एसएससी 2026 को लेकर के हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, प्लेलिस्ट में भी मेरी क्लासेस सारी प्रीवियस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अभी हम ट्रिगो करा रहे हैं, और ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को फ्री में बिना पैसों के एक अच्छा कंटेंट मिले मेरे दोस्त, ये आपका फर्ज है। मिलते हैं मेरे भाई हम आपसे इस, या फिर एक क्या मैं बोलूं, कैसे बोलूं, एक खुशनुमा मिजाज, एक बढ़िया मिजाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, अच्छे से मेहनत कीजिए और लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू।